नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। अभी जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ, उसके बाद में उम्मीद की जा रही थी कि अब कम से कम जो चुनाव होंगे उसमें इस तरह के धार्मिक मुद्दे नहीं उठेंगे, मंदिर मस्जिद के मामले नहीं उठेंगे। और उसके बाद में तमाम से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, बराबर ये दावा कर रही है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के दम पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन कल उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने एक ट्वीट करके राजनीति में एक नया हंगामा खड़ा कर दिया और उसके बाद में विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर के, उनके इस ट्वीट को लेकर के पूरी तरह से हमलावर है। और उन्होंने लिखा कि भव्य मंदिर निर्माण जारी और अब मथुरा की बारी। ये मुद्दा मथुरा का चुनाव से पहले उठना जाहिर सी बात है कि ये लग रहा था कि ये जो अभी तक के चुनावों में रस्मदागी होती रही है धार्मिक मुद्दों को लेकर के, कम से कम इस बार ये लग रहा था कि जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, इस बार ये धार्मिक मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन अब एक नई दिशा दे दी है उप मुख्यमंत्री मौर्य जी ने, और कहा क्या जाए कि ये सारी चीजें हैं। अभी नड्डा जी का जो भाषण हुआ तो उसमें भी राष्ट्रवाद और राम मंदिर को रेखांकित किया गया था। लेकिन अब कुछ सवाल उठते हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उनमें आप सब चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, मुख्य सवाल इस बात का उठता है कि ये जो मथुरा का मामला है, मथुरा मंदिर का मामला है और ईदगाह का मामला है, वो क्या अयोध्या जैसा बड़ा मुद्दा बन सकता है? क्या इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है कि वो सारे चुनावी मुद्दों को पलट दे, या क्या इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार कर दे, चुनाव की नैया को? क्या मथुरा के मुद्दे में अयोध्या जैसी तासीर है? और क्या जो प्रतिशोध था अयोध्या में, प्रतिशोध वो मथुरा के मुद्दे में भी है? अभी अयोध्या का मंदिर, अयोध्या में जाहिर सी बात है, अयोध्या के मुद्दे पर जो राम जन्मभूमि है वहां पर भी बाबरी मस्जिद की जिसको लेकर के विवाद था, और इसी विवाद को निपटाने में इतने साल लग गए। मथुरा में वो स्थिति नहीं है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि अलग है, ईदगाह अलग है, और कई बार दोनों पक्षों में समझौते भी हो चुके हैं। मथुरा में बाबा का दरबार, उसका जो जीर्णोद्धार है, जो हो रहा है, 13 तारीख को प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण करेंगे। वहां भी कोई इस तरह का विवाद की स्थिति नहीं थी, और यही स्थिति काशी को लेकर के। और उसके बाद में ये जो ट्वीट हुआ केशव देव मौर्य की तरफ से, उसके बाद में कमेंट आने शुरू हो गए। लोग आह्वान कर रहे हैं कई संगठन 6 दिसंबर को मथुरा पहुंचने का। तो क्या सारे मुद्दे कम पड़ गए हैं और बिना इस रस्म अदाई के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता कि जब चुनाव हो तो कहीं राष्ट्र की बात कर दो, पाकिस्तान की बात कर दो, या धार्मिक मुद्दा उछाल दो? ये मुख्य रूप से आज की इस चर्चा का विषय रहेगा। और वही सवाल जो हमने उठाए कि क्या मथुरा के मुद्दे में, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है, वहां भी अयोध्या जैसा प्रतिशोध है? क्या ये इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है कि ये अन्य मुद्दों को पलट दे, भाजपा का बेड़ा पार कर दे इस चुनाव में 2022 के? ये सारे चीजें हैं। और केशव देव मौर्य ने जो कुछ कहा वो सामान्यता उसे नहीं लेना चाहिए। और बहुत सी बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो रटी रटाई चीजें हैं, वो अक्सर कह देते साहब वो तो हमारी आस्था का केंद्र है और हमने कभी ने मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन ये सब चीजें बहुत साल हो गए सुनते सुनते, सब चीजें गले नहीं उतरती। जो मौर्य जी, केशव मौर्य हैं, उनका उद्भव और विकास राजनीति में भी इसी राम जन्मभूमि आंदोलन से हुआ।
अशोक सिंघल जी के बहुत अच्छे और नजदीकी लोगों में वो थे, और इसलिए उनके द्वारा ट्वीट की गई इस बात, इस कथन को, ट्वीट मथुरा के मुद्दे को हम बहुत ज्यादा सामान्य ढंग से नहीं ले सकते। और ये लग रहा है कि सारी चीजें, जो सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर होती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को खुद। और इसलिए इस चुनाव को, ये अभी इस समय इस चुनाव को ये नया मोड़ देने का प्रयास किया गया है केशव देव मौर्य की तरफ से। और निश्चित रूप से बार बार की एक सामान्य सी बात नहीं है, ये बिल्कुल उल्लेखित सी बात है। ये सामान्य सी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई अचानक मौर्य जी को ये इस लिख दिया हो, या कोई मनोरंजन के नजरिए से लिख दिया हो, ऐसा नहीं है। वे बार बार कह रहे हैं कि ये राम जन्मभूमि का जो आंदोलन रहा है, उससे ही निकले हुए नेता है केशव देव मौर्य। और जाहिर है इस तरह की बात के द्वारा जो कही थी, हालांकि आज संशोधित भी किया है, अपने अपने वक्तव्य को इफवट भी किया है, लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं। राजनीति में जो पहले कह दिया जाता है उसी की गूंज अनगूंज रहती है, और वो राजनीतिक क्षेत्रों में कल से है। हालांकि सारी चीजें हैं, लेकिन वो माहौल तो नहीं बन पा रहा है। ये तो आज अखिलेश जी की ललितपुर में रैली थी, और जिस तरह से भाग है अखिलेश यादव का मोर्चा, समाजवादी पार्टी का मोर्चा, उससे लगता नहीं कि ये मथुरा का मुद्दा बहुत अधिक अयोध्या के मुद्दे की तरह तन पाएगा। लेकिन परिस्थितियां हैं, संगठन है भाजपा के पास में, विश्व जो हिंदूवादी संगठन है वो आह्वान करने लगे हैं कि पहुंचिए आप मथुरा, और सारी परिस्थितियां बनाई जा सकती हैं। और धारा 144 निषेधाज्ञा बढ़ाई गई है, पुलिस फोर्स बढ़ रहा है, और 6 दिसंबर को लेकर की तारीख ऐसी है जिसको लेकर के अचानक सी स्थिति बनती है राजनीति के क्षेत्रों में। तो ये इसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या इस समय इस मुद्दे को उठाने का मतलब क्या था, और कितना 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 कहां तक जा सकता है ये मुद्दा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, और अंकित तिवारी युवा मोर्चा के जिला मंत्री हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी है, वह कांग्रेस के नेता है, और वीरेंद्र मिश्रा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई पदों पर रहे हैं, अधिवक्ता हैं, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और शशांक मिश्रा जी, ये भी कई पदों पर रहे शशांक जी। और इसके अलावा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से टैनी भाई हैं। ये पैनल है आज की इस डिबेट का। हम शुरू करते हैं आज की इस बहस को। अनिल मिश्रा जी, आपसे ही शुरू करते हैं। थोड़ा बताइए कि क्या ये रस्म अदायगी जरूरी है इस मौके पर, कि हम राष्ट्रवाद और इस तरह के मुद्दों को लेकर के, क्योंकि बहुत सी चीजें हमने कही, बहुत सी चीजें सीमित समय में कही नहीं जा सकती। महंगाई का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो बेकाबू होता चला जा रहा है। रोजगार के अवसर जो कम हुए हैं वो पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इन सारे मुद्दों से आगे बढ़कर के ये मुद्दा उठाया गया है, मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहां तक पहुंचेगा ये मुद्दा? शेखर जी, सुनते हैं कि आजादी की लड़ाई के दौरान एक जो है वो नारा बड़ा चला था कि न तीर न खंजर न तलवार निकालो, तो जब तोप मुकाबिल हो हथियार निकालो, अखबार निकालो। और वही स्थित है अब। जब चुनाव सामने हो तो फिरका परस्ती की बात करो, जब चुनाव सामने हो, जब वोट लेने की बात हो और कोई और मुद्दा तुम्हारे पास में ना हो, तो उस वक्त के ऊपर लोगों को बांटने की बात करो, लोगों के दिलों में नफरत का जहर होने की बात करो। यही स्थिति बिल्कुल साफ होकर के आ रही है। और इसमें तो एक बड़ी मजेदार स्थिति आ गई। इसमें तो हिंदू महासभा, जो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध एक संगठन माना जाता है, और उसके साथ में जिला प्रशासन, जो सरकार का एक अपना जो है प्रशासन, जो है शासन का एक अंग माना जाता है। हिंदू महासभा ने कहा है, इसमें जो है केशव देव मौर्य जी ने जो बयान जारी किया है ट्वीट पे, तो उन्होंने कहा है कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। मतलब फिर वही जो है वो अपने क्या कहते हैं अंदाज, फिर वही अपने अदाएं,
फिर वही अपने जो है वो अपने माल लेकर के हम सामने आ रहे हैं। और ये कब होता है? जब हमारे पास में जनता से जुड़े मुद्दों पे बात करने का हक बचता नहीं, जो हमारे पास कुछ शेष नहीं होता है। हम महंगाई की बात नहीं करते, हम जो है जुल्म जाति की बात नहीं करते, हम संविधान का उपहास उड़ाने की बात नहीं लाते सामने, हम काले धन की बात नहीं करते, किसान की आय दूना करने की बात नहीं करते। हम तो एक ही बात करते हैं, आ जाओ शमशान की बात करो, कब्रिस्तान की बात करो, राम जन्मभूमि की बात करो, कृष्ण जन्मभूमि की बात करो। इसमें एक चीज और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आप, कि इसमें कहा है कि आपके जो है वो हिंदू जो आपके महासभा है, उसने जो है वास्तविक जन्मभूमि पे, भगवान कृष्ण की वास्तविक जन्मभूमि पर उनकी मूर्ति स्थापित करने की अखिल भारतीय हिंदू महासभा की घोषणा है। अब आप देखिए मजे की बात, एक तरफ तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा घोषणा कर रही है कि हम वहां पे मूर्ति स्थापित करेंगे जाकर के, और दूसरी तरफ वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बयान है, जो आपके जिला प्रशासन का, जिसमें कि जो है वहां के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा है कि किसी को भी मथुरा में माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब जरा ये स्पष्ट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं कि किसका बयान ठीक है, किसका बयान ठीक नहीं है। अगर भाई प्रशासन अगर कोई बात गलत कह रहा है तो क्या उसको रोकने की कोई कार्रवाई करी तुमने कि धारा 144 नहीं लगनी चाहिए? एक मुद्दा तो यही आ गया, इसी में अपने जाल में ही फंसते नजर आ रहे हैं, और पब्लिक जो है सब देख रही है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, केशव देव मौर्य साहब पुराने जो है राजनीतिक हैं, और ऐसे उच्च पदों पे रहे हैं कि संभवतः उनसे कहीं पे कोई भी नियम और कानून जो है वो कहीं पे बचा नहीं है। दूसरी बात ये कि संविधान की भी शपथ ली है उन्होंने। और तीसरा, माननीय नरेंद्र मोदी जी रोज जो है कम से कम 3-4 दफे तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं एक बात पूछूंगा कि आचार संहिता लगने के बाद भी क्या इसी अंदाज में आप बयान दोगे? क्या संवैधानिक कितना असंवैधानिक है अरुण ये त्रिपाठी आप जी। बता दीजिएगा। जी भाई साहब, देखिए केशव प्रसाद मौर्य द्वारा जो बयान आया है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आप बयान की आप टाइमिंग देखिए जिस तरीके से विकास की बात भाजपा करती है, भाजपा के उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सेंट्रल मिनिस्टर तक, माननीय प्रधानमंत्री तक सबको पूरी तरीके से एहसास है कि जिन जिन प्रदेशों में चुनाव है वहां क्या हालात है। तो इन्हें कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा चाहिए कट्टरता के ऊपर। उसके बाद शमशान कब्रिस्तान, हम काफी समय से देखते चले आ रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इन्हीं मुद्दों के ऊपर साहब पूरा फोकस है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का। उसी तरीके का बयान माननीय केशव जी का आया, तो कहीं ना कहीं उनका पूरा जो आने वाला 2022 का चुनाव है उसके ऊपर फोकस है, क्योंकि जमीनी स्तर पे भाजपा ने कोई कार्य किया नहीं है, ना ही विकास के मुद्दे पर साहब कोई बात होती है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जीडीपी, पेट्रोल डीजल, किसान, इन मुद्दों पे साहब इनके कोई भी मंत्री, इनके नेता साहब ध्यान नहीं देते। जनता कमर तोड़ महंगाई से साहब त्राहिमाम कर रही है, लेकिन उस मुद्दे पे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम जो बयान आया है इसके द्वारा हिंदू मुसलमान करके साहब वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा चाहती है। उसी तरीके के बयान हमको आपको पिछले 6-7-8 महीने नहीं, लगभग 1.5 साल से, क्योंकि धरातल पर शून्य है, काम कुछ हुआ नहीं है, इसीलिए साहब इस तरीके का पूरा प्रोपोगंडा भाजपा फैला रही। शशांक जी। जी शशांक जी शेखर भैया, मैं कहना चाहूंगा जी, जब मैं कहना चाहूंगा यूपी का चुनाव आया और हिंदू मुसलमान अपने साथ लाया। आज आप देखिए कि पूर्व मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके का बयान दिया है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनकी जो कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है, उसी कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने शायद इस तरीके का बयान दिया है। आज आप देखिए 20 महीने का लगभग समय गुजर जाने के बावजूद भी भगवान श्री राम के मंदिर की नींव का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। और मैं तो कहना चाहूंगा वो लोग हैं जिन्होंने भगवान श्री राम का चंद्र खा लिया। 2 करोड़ रुपए की जमीन 10 मिनट के बाद ये लोग 18 करोड़ रुपए की दोबारा फिर लेते हैं।
क्योंकि अभी आप बात कर रहे थे काशी की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 36 मंदिर जो हैं काशी में तोड़े गए हैं और 176 मंदिरों को तोड़ने का प्रावधान है और उनके आदेश जो हैं प्रेषित हो चुके हैं। आप वहां के जनसामान्य लोगों से पूछिए, साधुओं से पूछिए, महात्माओं से पूछिए, सन्यासियों से पूछिए, लोकल नागरिकों से पूछिए। देश के इतिहास में अगर किसी राजनीतिक दल ने मंदिरों को तोड़ने का काम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अगर किसी लोगों से नाराज होंगे तो वो शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। आज आप देखिए, नारायणी सेना द्वारा और हिंदू महासभा के द्वारा मथुरा में जो एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, प्रशासन को सरेआम हाथ में लिया जा रहा है, कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही है। धारा 144 लगी हुई है। मथुरा के लोग आज भयभीत हैं, हताश हैं, लाचार हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। आज सुबह मैंने ट्विटर के ऊपर देखा कि बीजेपी के आईटी सेल के एक लोग हैं, उनका नाम है आकाश सिंह। वो अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखते हैं कि क्या अगर आपको मौका मिले तो आप मथुरा में भी कार सेवा करना चाहेंगे क्या? मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूं कि कहीं आपका मतलब उस कार सेवा से तो नहीं है जिस कार सेवा को आपने अयोध्या में किया था, जिसके बाद क्या हुआ, जिसके परिणाम भयंकर आए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी विवादित ढांचा वहां ढहा दिया जाता है और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया जाता है। और ये जो मुद्दा आज इन्होंने उठाया है, इस मुद्दे का सीधा सीधा कारण यही है कि ये लोग हताश और लाचार हो चुके हैं और शायद इन्होंने हार मान ली है। इसी तरीके के बयान ये लगातार दे रहे हैं। आज आप देखिए, टीईटी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। जब भी उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा होती है तो उसका प्रश्न पत्र जो है सीधे सीधे आउट हो जाता है। सचिवालय के आईएएस अधिकारी, एक ऐसी एजेंसी को ठेका दिया जाता है जिस एजेंसी के पास अनुभव नहीं है, कर्मचारी नहीं है। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आज लखनऊ से एक बड़ी खबर आई जहां एक लड़की का बलात्कार करके उसका वीडियो बना के उसके पिता को व्हाट्सएप पर भेजकर उससे रुपए मांगे जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो बयान दिया है, ये एक ऐसा बयान है कि सारे मुद्दे इस बयान की चाशनी में जो है डूब जाते हैं और इसीलिए ऐसा बयान लगातार इनके द्वारा दिया जा रहा है। वीरेंद्र मिश्रा जी। जी शेखर जी, बड़ा अच्छा आज विषय रखा है आपने। और मेरा अपना मानना ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ये ना तो ये हिंदुत्व की बात करती है, ना ही राम मंदिर की बात करती है। और सही मानों में तो ये देखा जाए के विरोधी हैं। हम उस संस्कार में आते हैं, उस पार्टी की विचारधारा से आते हैं जिस विचारधारा में कभी महात्मा गांधी हुआ करते थे। और महात्मा गांधी जब अपनी अंतिम समय में गए तो हे राम की बात किया करते थे, रघुपति राजा और राजा राम की बात किया करते थे। जिस समय गांधी जी का मृत्यु हुई उस समय गीता उनके पास थी, गीता का जाप किया करते थे। तो हम उस परंपरा के लोग हैं और इस देश के अंदर जो रहने वाला है वो राम को मानता है, राम का अनुयायी है, वो राम का विरोधी नहीं हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राम का नाम का दुरुपयोग करते हैं, राम के नाम पर वोट लेते हैं। और सही स्थिति ये है कि जब ये सन 17 में चुनाव हुआ लोकसभा का, तो उस समय इन्होंने बहुत वायदे किए थे। इन्होंने जो है बेरोजगारी 2 लाख रोजगार देने की बात, धन लाने की बात, नीचे लाने की बात, और दूसरे विदेशों और दुश्मन देश पे आक्रमण करने की बात, आतंकवाद दूर करने की बात, भ्रष्टाचार दूर करने की बात, बुलेट ट्रेन लाने की बात। तो इन्होंने बहुत वायदे किए थे। आज जब जनता मुद्दों पे बात करना चाहती है कि महंगाई की बात हो, आपकी बुलेट ट्रेन की बात आपने थी, बुलेट ट्रेन आपकी कहाँ है? आपने महंगाई को आप ढिंडोरा फूटते थे कांग्रेस के समय में। आज महंगाई की स्थिति क्या हो गई है, बेरोजगारी स्थिति क्या हो गई है, लोग रोजगार मांग रहे हैं। आज आतंकवादी सरहद पर हत्याएं कर रहे हैं क्योंकि तो ये अपना जवाब नहीं देना चाहते हैं। और जनता जो वायदे किए थे वो एक भी वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। महंगाई इस देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जनता इनके जो है पीछे पड़ चुकी है। तो ये अपने पिंड छुटाने के लिए, अपनी नाकामी छुटाने के लिए फिर जो है राम को जो है नाम का दुरुपयोग करना चाहते हैं, मंदिर के नाम का दुरुपयोग करना चाहते हैं। इस देश में
ना तो कांग्रेस कभी राम की विरोधी रही है, ना राम राज की विरोधी रही है। ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए अपने जो है जो किए हुए वादे उन्होंने किए थे, मूल मुद्दों की बात नहीं करते हैं। पेट्रोल की स्थिति क्या है, खाद मिलती नहीं है, उचित किसानों का मूल्य मिलता नहीं है, इन पर चर्चा नहीं करते हैं। और चूंकि जनता को कैसे लड़ाया जाए, जनता को कैसे बहकाया जाए, उनका वोट कैसे लिया जाए, और एक वोट डिवाइडेशन, अगर जो पिछड़ों को वोट डिवाइडेशन हो, हिंदू मुसलमान का वोट डिवाइडेशन हो, इनका मुख्य लक्ष्य जो है सत्ता पाना है। दुरुपयोग राम का दुरुपयोग करके ये इन्होंने मुद्दा उठाया है। ये गलत समय पर लिया गया, और ना कोई राम का विरोधी है, ना कोई कृष्ण का विरोधी है। हम सब सनातन धरती हैं, सब राम को मानते हैं, लेकिन ये राम का नाम सत्ता के को लेने के लिए, सत्ता को दुरुपयोग करने के लिए ये इस प्रकार का हथकंडा अपना रहे हैं। हम समझते हैं कि आने वाले समय में ये इनका हथकंडा चलने वाला अब नहीं है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है, और इनका ये सही, इनका जो है जो हथकंडा लेकर चल रहे हैं, इसका सही जवाब देगी। मुख्तार अहमद टैनी साहब। हाँ बिल्कुल भाई शेखर भाई, सारी बातें बड़े भाई अनिल मिश्रा जी ने तो बहुत कुछ बता दिया है, क्या मुद्दा था, क्या नहीं होना चाहिए। हम बहुत सी बातों तो सहमत हैं। हमारे वकील साहब ने, मिश्रा जी ने भी कहा है, वरुण भाई ने भी कहा है, तमाम बातें। लेकिन हमें कुछ इसमें और भी नजर आ रहा है शेखर भाई। आप भी एक बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक देख रही है, ये जो ये बहुत बड़ी बात है। ये मुद्दा बनाने की चाहिए, एक बड़े मुद्दे को लेके चल रहे हैं, लेकिन आप नहीं विचार कर रहे ये क्यों कर रहे हैं। लगता है कि पूर्व में जो राम जन्मभूमि है, उसमें ये मुद्दे को किसी अडवाणी द्वारा चलाया गया था। उन्होंने देखा कि हम ज्ञान करवा रहे हैं, इससे ये पता है बैकवर्ड जाति, यानी जो बैकवर्ड वोट जनता पार्टी चढ़ रहा है, इसमें ये भी है उस वोट बैकवर्ड जाति कुछ करेंगे। देखिए आपके नेता को, आपके बीच के इतने बड़े प्यार किसी और ने ये ट्वीट नहीं किया, आपके अपनी बिरादरी के, आपके अपने बीच से। इसमें गर्व में एक बात ये भी है, ये मेरा मानना है, सोचना ये भी सही है। सही बात, अब जब ये हवा आएगी तो महंगाई की यात्री मिश्रा जी ने कहा है और भाइयों ने कहा, वो बात तो अपने आप लोग पीछे ले जाएंगे। डबल गेम है, मेन गेम है। नहीं बात तो आप 2-4-5 दिन रुकिए, हफ्ता भर रुकिए। ये बैकवर्ड का भी खेला हुआ कार्ड है कि हमने आपके बीच के एक नेता से ही इतना महत्वपूर्ण बयान कराया है। ये बाकी तो भाई लोगों ने सब बता ही दिया है कि तमाम विफलताओं से बचने के लिए, तमाम चीजों का सवाल न देने के लिए आदरणीय मौर्य जी से ये कहा गया है, कोई भी सच्चा भारतीय किसी धार्मिक, किसी धर्म की इबादत के खिलाफ नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसे बनाना ये सोची समझी, बहुत समझी बात की। अब उसको ये बयान कराए किससे, उसके लिए आदरणीय मौर्य जी को चुन, बस ये। ठीक, अंकित तिवारी। आदरणीय बड़े भाई और हमारे ताऊ जी ने जो कहा, अनिल मिश्रा जी ने, वीरेंद्र मिश्रा जी, मैं उनके जवाब में कहना चाहूंगा, जैसे आपने पहले कहा कि हिंदू महासभा जो कि भाजपा के साथ है, ऐसा कहीं नहीं है। आप पता करिएगा सही से, हिंदू महासभा एक हिंदूवादी संगठन है जिसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा विषय, जी मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ। दूसरा यह है कि हिंदू महासभा के लोगों ने जिन्होंने ऐलान किया था, उनके ऊपर 27 तारीख को ही उन्हें नजरबंद किया गया। नारायणी सेना के लोगों का आप जो नाम ले रहे हैं, 26 तारीख को नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव को लखनऊ में नजरबंद किया गया। और भाजपा के द्वारा जिन 3 लोगों को नारायणी सेना के 28 तारीख को होटल से अरेस्ट किया गया, भाजपा कभी भी माहौल खराब करने का काम नहीं करती है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुद्दे का नाम ले रही है तो आप लोगों को दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले हिंदुत्व के एजेंडे पे, राम के एजेंडे पे, श्री कृष्ण के एजेंडे पे बोलने से लोगों को डर लगता था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है, कभी किसी भी धार्मिक
उद्बोधन या धार्मिक आयोजन में आप शामिल नहीं होते थे। आप हमेशा इफ्तार पार्टियों का आयोजन कराते थे। हिंदुत्व का नाम लेने और जय श्री राम बोलने में आपको डर लगता था। आज भारतीय जनता पार्टी की ही देन है कि प्रियंका गांधी चंदन लगाकर घूम रही हैं, राहुल गांधी जनेऊ पहनकर दिखा रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी कन्या भोज करा रहे हैं। तो ये क्या है? ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी की वजह से आया है। हमने हिंदुत्व की और हिंदू और राम की बात की है। हम धार्मिक भावनाओं को समझ रहे हैं हिंदुओं की। आप लोग इस बात को कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा भ्रमित कर रहे हैं। खैर, ये डिबेट का मुख्य मुद्दा जो हमारा मथुरा के मामले पर ही है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मथुरा में माहौल बिगड़ने की अगर स्थितियां बनी, उस पर भाजपा ने पूर्णतः कार्रवाई की है लोगों पे, और हम कभी भी माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हम केवल धर्म की और हिंदुत्व की बात करते हैं। धन्यवाद भाई साहब। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। बहुत बहुत हद तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप सब समझदार हैं। तो मुझे लगता है कि जब जब असुर बढ़े हैं इस पे, तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये कहा है कि मैंने मानव शरीर में अवतार लिया है। तो मेरा अभिप्राय आप सब समझ रहे होंगे। मुझे लगता है कि जो आपने ये विषय उठाया, एक समस्या है। मैं आपसे इस प्रश्न के साथ आ रहा हूं, आदरणीय एडिटर महोदय, कि आप ये कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मुद्दों को उठाती है। उससे पहले देखने की आवश्यकता है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी को धार्मिक मुद्दों की पिच पर ले जाया जाता है, क्योंकि जिन्ना की सबसे पहले वकालत किसने की? कौन जिन्ना को लेके आया इस भारत की धरती पर? जो जिन्ना पाकिस्तान में गड़े हुए, आप सुन लीजिए भाई साहब, जो जिन्ना पाकिस्तान में गड़े हुए हैं, वो सरदार पटेल की जयंती पर किसे याद आते हैं? किसे चुनाव के समय राम काल्पनिक का हलफनामा देने की आवश्यकता पड़ जाती है? क्या वो लोग बताएंगे? भाई साहब सुन लेना, मेरे ही तो दुर्भाग्य है कि मैं जैसे ही बोलना चालू करता हूं, लोगों के अंदर सवाल पैदा हो जाते हैं। मुझे सुन लीजिए। दूसरी चीज, क्यों हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द चुनाव के समय गढ़ दिए जाते हैं? ये तो सब भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जो दूध के धुले हैं वो सबसे ज्यादा गलत लोग हैं। ये समझने का प्रयास करिए। जो इस डिबेट में बैठकर अपने आप को बड़ा सभ्य साबित कर रहे हैं, वही सबसे बड़े गुनहगार हैं इस धर्म के। दूसरी चीज, भाजपा जब सत्ता में आई, भाई साहब सुन लीजिए, आप है कि हम हैं? भाई साहब सुन लीजिए, धैर्य। मैंने सारे 22 मिनट डिबेट में निगेटिव सुना है। एडिटर महोदय, नहीं, आप सुनते रहिए। अच्छा, तो मैं अपनी बारी पे कहूंगा। हाँ, अपनी बारी में कह लीजिएगा। 22.5 मिनट मैंने 5 प्रवक्ताओं को भाजपा के ही ऊपर बोलते सुना है, तो थोड़ा समय मेरा ले लीजिए और सुन लीजिए। भाजपा जब सत्ता में आई तो लोगों को खोई उम्मीद जगी भाई साहब, कि जो देश की समस्याएं नियति बन गई थी, जिन्हें देश अपनी समस्याओं को नियति बना चुका था, वो समस्याएं सुलझना चालू हुई हैं। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कहीं ना कहीं हर्षित मनीमन हो रहे होंगे कि काश जो समस्याएं मैं ये समझ रहा था कि कभी नहीं खत्म होंगी, लेकिन वो खत्म हो रही हैं। उनकी व्यवस्था हो सकती है कि वो सपा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हर व्यक्ति को इस बात में हर्ष होने की आवश्यकता है। और यही वो कारण है जिसलिए हर व्यक्ति ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए और ऐसी समस्याएं हल की हैं कि जो पुस्तकों की पुरानी नहीं है, दशकों और सदियों पुरानी समस्याएं हमने हल की हैं। दूसरी चीज, जिलाधिकारी का संज्ञान बताया गया। अभी एक प्रवक्ता ने उदाहरण दिया। मुझे लगता है जिलाधिकारी सरकार के नुमाइंदे होते हैं, और उन्होंने जो कहा है वही हमारी सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, और वही हमारी सरकार का वक्तव्य है। उसे नोट कर लीजिए और ध्यान कर लीजिए, वरना आपको याद होगा अभी कार सेवा की बात की गई यहाँ पर, और कहा गया कि एक और कार सेवा के बाद क्या होगा? एक और कार सेवा के बाद निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवाई जाएंगी, और गोलियां चलवाने वाले गर्व से कहेंगे कि मैंने गर्व किया है कि मैंने निहत्थे कार सेवकों को मरवा दिया। मुझे गर्व है कि मैंने निहत्थे कार सेवकों को मरवा दिया। मुझे लगता है मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात कहूंगा। एक बार ये पूरा विपक्ष अभी बहुत बातें कर रहा था कि ये मुद्दा बना रही है भाजपा। अरे भाई, इस मुद्दे को खत्म कर दीजिए। अरे धोखे से आपकी गलतीवश अयोध्या मुद्दा बन गया, आपने उसका समर्थन नहीं किया, आपको पश्चाताप होगा कहीं ना कहीं मनी मन। अरे भाई, आप खुले मन से कहिए कि हाँ, ये मुद्दे हल होने चाहिए, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे काशी का हो, ये मुद्दे हल होने चाहिए। आप लोगों को समस्या कहाँ पे है? पूरा विपक्ष मिलकर के मुझे इस बात का जवाब दे दे, क्या ये मुद्दा नहीं सुलझना चाहिए?
और अगर नहीं देता है जवाब तो ये माना जाए कि विपक्ष चाहता है ये मुद्दा बने, विपक्ष स्वयं चाहता है। हाँ, अगर इजाजत हो। अनिल भाई, मैं एक बात शुरुआत कर दूं। सबसे पहले मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र, मैं बड़ा पसंद करता हूं अंकित को। पूरे बयान को, अगर अंकित के बयान को ले लें हम, बड़ी मजेदार बात आई। एक तरफ तो ये कहा गया कि हिंदू महासभा का भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है, ठीक बात है। और दूसरी तरफ इनका पूरा का पूरा बयान खुद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कि उसने कभी माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी की ये कभी मंशा नहीं रही। जिस भारतीय जनता पार्टी को इनका कथित बयान कहता है कि इनके हिंदू महासभा के खिलाफ कार्रवाई की जिस दल ने, उसको जो है पूरा का पूरा संरक्षण इन्होंने अपने बयान में दिया। इसी से समझ लीजिए कि क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। अरे भाई साहब, वही असली बता दीजिए कि आप समर्थन, आप क्या चाहते हैं कि ये मुद्दे खत्म हो या ना हो। मैं केवल समाजवादी पार्टी का ये जवाब जानना चाहता हूं कि यही लोग तो मुद्दों को भड़का रहे हैं। आप इसे मुद्दा क्यों बनने देना चाह रहे हैं? पूरा विपक्ष इसे मुद्दा क्यों बनने देना चाह रहा है? खत्म कर दें इस मुद्दे को, कह दीजिए भाई, कह दीजिए। आपने धोखे से आपकी सहयोगी पार्टी ने कह दिया कि राम काल्पनिक है। अब मौका है आपके पास, इसे मुद्दा मत बनने दीजिए। फिर आ गए, अब आप ही बोल लो भैया, या फिर इजाजत तो अगर सुनने की तो सुनो। आप मुद्दे की बात कर रहे हो, हम भी मुद्दों की बात कर रहे हैं। अरे मुद्दे पे आ जाओ यार। आम आदमी का जीवन नरक हो गया, महंगाई के मुद्दे पे आ जाओ, डीजल के मुद्दे पे आ जाओ, पेट्रोल के मुद्दे पे आ जाओ, किसानों की संग जाति के मुद्दे पे आ जाओ, नौजवानों की बेरोजगारी के मुद्दे पे आ जाओ। मुद्दे कितने गिनाए जाए आपको, आप मुद्दे की बात करते हो। अब आ जाइए, डिबेट में बैठने वाले दूध के धुले अगर नहीं है तो सबसे पहला नंबर आपका है। आप भी डिबेट में बैठे हो, हम भी डिबेट में बैठे हैं, एक ही नाव पे सवार हो। इसलिए ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम डिबेट में बैठने वालों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ये कब होता है? ये कब होता है? हमारी पार्टियों से होता है भाई साहब। आपका अभिप्राय कुछ हो, हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे घर एक महीना दिखाई मत पड़ना। हमारा अभिप्राय था कल भोजन हमारे संग करना बंधु। अभिप्राय वो होगा जो आपके शब्द होंगे। और इसके बाद में देख लीजिए, सबके बयान को गड्ढ-बड्ढ करके और उसके बाद बोलने की बात नहीं। क्या वजह है यार कि जब चुनाव आता है, क्या वजह है कि आप हर बात को लेकर के चले आते हो शमशान कब्रिस्तान पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे? जिन्ना आप लेके आए, समाधान की बात शमशान को लेके आए, पाकिस्तान में गड़े हुए भैया अडवाणी साहब लेके आए थे। पाकिस्तान में गड़े हुए शख्स को भारत में क्यों जिंदा किया जा रहा है? क्यों जिंदा किया जा रहा है पाकिस्तान में गड़े हुए शख्स को भारत में? आदरणीय मिश्रा जी, लोग उन्माद फैलाना चाहते हैं। अब यही अंतिम विकल्प है आपका सत्ता में आने का। समाजवादी पार्टी के लोग धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। शमशान की बात आपने की आदरणीय मिश्रा जी। भाई साहब देखिए, हमारे भाजपा के साथी ने जो बातें कही बहुत धैर्यपूर्वक सुनी। आप देखिए, जो एक मिनट रुक जाइए, विवादित ढांचा, जहां अयोध्या की बात हो रही है, वहां पर 2 लोग मरे थे साहब। उन पीड़ित परिवार में 2 सगे भाई साहब मरे थे। उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 सालों से साहब सरकार चल रही है। उनके घर की मरे हैं वहाँ और लोग भी मरे हैं, केवल 2 ही नहीं मरे हैं, वहाँ और भी मरे हैं। आप बात कर रहे हैं कोठारी बंधुओं की। कोठारी बंधु 2 मरे थे भाई साहब, आपको नाम नहीं पता होगा। उनके परिवार को देखने के लिए एक बंदा नहीं गया। भाई साहब किसने मरवाया था ये भी बताइए ना, कि आपके सहयोगी ने मरवाया था ये भी बताइए। जिनके साथ हम बगल चलते हैं उन्होंने मरवाया था। सरकार पिछले 5 वर्षों से याद नहीं होगा। सरकार
सरकार आने के बाद उनके यहाँ आर्थिक हालात उनके इतने खराब थे आप पता कर लीजिए कोठारी बंधुओं की जो वहाँ पर गोली द्वारा हत्या हुई थी, कोठारी बंधुओं को भाजपा ने सम्मान दिया है। आपने कभी कोठारी बंधुओं का नाम नहीं लिया। होती है उनके यहाँ कोई भाजपा सिंगल आदमी देखने के लिए नहीं पहुंचा। आप पता कर लीजिए माननीय महोदय जी, कोठारी बंधु उनका नाम था। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मूर्तियां लगवाई, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूर्ण सम्मान दिया। उनकी क्या हालत है, भाजपा का एक भी नेता साहब पिछले 5 वर्षों से साहब उनके यहाँ नहीं पहुंचा। आपको ज्ञात नहीं है, अपना ज्ञान तय करिए भाई साहब। भाजपा के लोगों ने पार्टी ने जगत के तथाकथित हीरो और तथाकथित आदरणीय मिश्रा जी शमशान की बात आप करते हैं। आदरणीय मिश्रा जी, समाजवादी सरकार ने शमशानों की बाउंड्री वाल पर करोड़ों रुपया बर्बाद किया। आदरणीय मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मंदिर पर सरकार का पैसा बर्बाद नहीं किया। आदरणीय मिश्रा जी, गौर से सुने, समाजवादी सरकार ने मुर्दों के लिए बाउंड्री कराई, शमशान में बाउंड्री वाल कराई। संबंध नहीं है। करोड़ों रुपए का चंदा और आप बात करते हैं ऐसा है कि शमशान की बाउंड्री वाल की क्या आवश्यकता थी? मर गया तो शमशान की बाउंड्री की क्या जरूरत है? शमशान बाउंड्री कहने वालों के साथ सरकार आप लोग कौन होते हैं चंदे का हिसाब मांगने वाले? आप जब राम को नहीं मानते थे, आप जब राम को काल्पनिक मानते थे, आप चंदे का हिसाब कैसे मांग रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं घोटाला हो गया? आपने है और जिनकी बुद्धि में घोटाला होता है उन्हें हर जगह घोटाले ही दिखाई देते हैं। आपकी सरकारों में घोटाले होते हैं, आपको चंदे में घोटाला दिख रहा है। आपने कैसे मान सकते हैं? आप चंदे का हिसाब मान सकते हैं? आप हक नहीं है चंदे का हिसाब लेने का। भाई साहब रहने दीजिए, बिल्कुल भाई 5 साल में कहीं विकास क्या होता सरकार को नंगा किया था। हमारे नाम पे हिंसा की संतों ने 7 लगाया था। वहाँ किस तरीके से जमीनें बेची गई, करोड़ों रुपए की किस तरीके से हेरा फेरी की गई। मेरा एक सवाल, मेरा एक छोटा सा सवाल छूट गया है और किसी प्रवक्ता ने उसका उत्तर नहीं दिया कि वो इसे मुद्दा क्यों बनने दे रहे हैं। बताइए क्या मुद्दे हल होने चाहिए। ये मुद्दा यही बात करते हैं। समाजवादी पार्टी करती है। अरे भैया मुसलमानों को लुटाने के लिए जिन्ना का नाम है। आदरणीय मिश्रा जी, बताइए ना क्या ये मुद्दा हल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सपा के प्रवक्ता बता दें। मेरा भी एक सवाल था, मुद्दा हल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? महंगाई का एक मुद्दा इसी का जवाब दे दो। डीजल की कीमत क्यों नहीं कम कर रहे हो? ये दिखा रहा है कि सपा चाहती है कि ये मुद्दा बने, क्योंकि सपा को एक विशेष वोट बैंक से बहुत प्यार है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, स्पष्ट तौर पे केवल एक जाति विशेष की राजनीति करनी है, एक वर्ग विशेष की राजनीति करनी है। इसलिए जिन्ना का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करती है, समझ चुके हो आपकी हार। चलिए, आज की जो चर्चा का विषय था वो आगे दिखेगा और धार्मिक मुद्दों की ओर बढ़ रही है सरकार। धार्मिक मुद्दों को उठाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो दूसरे मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं चर्चा में ना आए। ये मुख्य अभी तक की स्थिति लग रही है। जो अभी तक स्थिति निकल कर आई है कल के ट्वीट के बाद में, वो स्थिति निकल करके सामने आई है। और वैसे सारी चर्चा आज रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने अपने अपने विचार रखे हैं, लेकिन वही बात है जो कहा यह जाता है कि भाजपा का चुनाव, भाजपा के मुद्दे बिना राष्ट्रवाद के और बिना धार्मिक मुद्दों के पूरे नहीं होते। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, विकास का, वीरेंद्र मिश्रा जी का, अंकित का, मुख्तार अहमद टेनी का, शशांक मिश्रा का और बौद्ध त्रिपाठी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।